गेंशिन के जर्नी के एपिसोड नंबर 24 में तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने फोंटेन आर्क को कंटिन्यू करने वाले। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में तुमने देखा ही होगा कि कैसे हम लोग फोंटेन पहुंच गए थे। हम लोग वहाँ पे फुरीना से मिलते हैं जो की यहाँ की हाइड्रो ऑर्कॉन होती है, और यहाँ पे हम लोग कुछ नए दोस्त भी बनाते हैं जिसका नाम है लिनी। और हम लोग लिनी के एक मैजिक शो में थे, वहाँ पे हम लोग उसका मैजिक शो देख ही रहे होते, लेकिन उसी मैजिक शो में एक कांड हो जाता है जहाँ पे उस मैजिक शो के अंदर एक इंसान की डेथ हो जाती है और एक इंसान गायब भी हो जाता है। और हमारी जो हाइड्रो ऑर्कॉन है यानी फुरीना, वो सारा ब्लेम यानी लिनी पे ही डाल देती कि इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जहाँ पे लिनी अपने डिफेंस में ये कहता भी है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट है। लेकिन उसी के जवाब में हमारी लेडी फुरीना ये कहती है कि ये सारा एक्सीडेंट तुम्हारे शो के अंदर हुआ है, तो इसका सारा ब्लेम तुम्ही पे जाने वाला है। फुरीना ये भी कहती है कि जिस इंसान की डेथ हुई वो तुम्हारा असिस्टेंट था, और जो इंसान यहाँ पे गायब हुआ जिसको तुमने चूज किया था अपने मैजिक शो के लिए, वो भी तुम्ही ने चूज किया था। सो मेरे ख्याल से तुम्हें एक अच्छा खासा रिकैप मैंने दे दिया। अब चलो हम लोग अपनी आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ फोंटेन यानी निवलेट कहते हैं कि यहाँ पे बहस करने से कोई भी फायदा नहीं है। लेडी फुरीना, अभी आपने जो लिनी के खिलाफ बोला इसका मतलब ये है कि आप लिनी के अगेंस्ट चार्जेस अक्यूज कर रही हैं। फुरीना कहती है मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा अगर मैं तुरंत लिनी के ऊपर चार्जेस डाल दूं। लेकिन ओपेरा हाउस के अंदर जो जनता होती है, लेडी फुरीना ने जो बोला था वो उसके साथ होती, तो फुरीना भी तुम जानते हो उसका ईगो बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो वो कहती कि हाँ मैं मिस्टर लिनी के अगेंस्ट चार्जेस अक्यूज कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि लिनी के ऊपर ट्रायल चले। और तभी हम लोग के सामने और फोंटेन की पूरी जनता के सामने असली सच सबके सामने आ पाएगा। फुरीना कहती कि हाँ मुझे पता है कि ट्रैवलर यानी कि तुम यहाँ पे हेल्प जरूर करोगे लिनी की, क्योंकि लिनी ने तुम्हारी हेल्प की थी क्योंकि जब तुम फोंटेन में पहली बार आए थे। फुरीना कहती है कि चलो ठीक है, वैसे भी मैं इस ट्रैवलर के साथ ड्यूल करना ही चाहती थी, भले ही वो एक ड्यूल एक कोर्ट में ही क्यों ना हो। फुरीना कहती कि अब जनता को पता चल ही जाएगा कि हम दोनों में से बेटर कौन है। हम लोग इसी ओपेरा हाउस के अंदर ट्रायल करने वाले हैं जहाँ पे मैं इस ट्रैवलर के अगेंस्ट ट्रायल करने वाली हूँ, और फिर ओपेरा एक्लिप्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट ट्रायल आज होने वाला है। निवलेट कहता है कि हाँ मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया, चार्जेस मिस्टर लिनी के ऊपर लगा दिए गए हैं और ट्रायल बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। निवलेट हम लोग से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर लिनी के डिफेंडेंट बनना चाहोगे। सो हम लोग भी कह देते कि हाँ हम लोग लिनी का साथ देंगे इस ट्रायल के अंदर। निवलेट कहता है ठीक है, ये ट्रायल एक दिन के बाद होगा और दोनों पार्टीज को मौका मिलेगा इन्वेस्टिगेट करने का और एविडेंस फाइंड करने का बिफोर ट्रायल शुरू होगा कल। फुरीना कहती कि बस एक ही दिन की बात है, उसके बाद मैं इस ट्रैवलर को बता दूंगी कि आखिर में यहाँ पे कौन बड़ा इंसान है। फिर क्या ओपेरा हाउस के अंदर जितने भी जनता थी यानी कि जो ऑडियंस थी वो धीरे धीरे यहाँ से चली जाती है, और लेडी फुरीना जो कि यहाँ के हाइड्रो ऑर्कॉन है वो भी चली जाती है, और जो लियोडेक्स निवलेट हैं यहाँ के वो भी चले जाते हैं। और यहाँ पे जो सस्पेक्ट है यानी कि लिनी, उसको यहीं पे रहना पड़ता है ताकि वो क्या कहते हैं वो कहीं भाग ना सके। हम लोग लिनी के पास जाते हैं, लिनी हम लोग से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, इन सारी चीज़ के अंदर तुम्हें लेडी फुरीना घसीट ली है और तुम्हारा इस केस से कुछ लेना देना भी नहीं है। लिनी हम लोग को बताता भी कि कैसे उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा कांड आखिर में उसके मैजिक शो में कैसे चला गया। उसका जो असिस्टेंट था कावेल, उसकी डेथ हो गई, जिस इंसान को उसने ऑडियंस से चूज किया था मैजिक शो में मैजिक परफॉर्म करने के लिए, वो तो गायब ही हो गई। मैंने सोचा था कि मैं इस मैजिक शो को एक अच्छा सा ग्रैंड फिनाले दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे ही करियर के फिनाले लग गए हैं लग रहा है। लिनी कहता है कि क्या तुम लोग को सही में लगता है कि मैं किसी इंसान का मर्डर कर सकता हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, हम लोग को तो ऐसा नहीं लगता है। लिनी कहता है थैंक यू सो मच कि तुमने मुझ पे ट्रस्ट तो किया कम से कम। लिनी कहता है कि इस पूरे कांड के अंदर लोगों ने मुझ पे प्राइम सस्पेक्ट समझ लिया, क्योंकि जिस इंसान को मैंने ऑडियंस से चूज किया था वो गायब हो गए, जो कि कनेक्ट होता है सीरियल डिसअपीयरिंग केस से, जो कि फोंटेन के अंदर सालों से चलता आ रहा है। यंग वुमेन्स जो कि गायब होती जा रहे हैं फोंटेन के अंदर, वो भी कभी भी कहीं से भी। मेरे मैजिक शो में जिस इंसान को मैंने चूज किया था वो भी एक यंग लेडी थी, और वो भी अचानक से गायब हो गई। तो लोगों का तो ये मानना ही था कि मैं प्राइम सस्पेक्ट हो सकता हूँ, और मानेंगे भी क्यों ना, क्योंकि मैं ही था जो कि इस पूरी चीज को ऑर्गेनाइज किया था। सो अब मैं यहाँ पे जनता को भी दोष नहीं देने वाला, क्योंकि वो मुझे प्राइम सस्पेक्ट समझते, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन बन गई। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ट्रैवलर तुम्हें सच बताऊं तो इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं बस एक मैजिक शो करना चाहता था, बल्कि किसी की जान नहीं लेना चाहता था। और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मेरे लिए तो वो एक एक्सीडेंट जैसा ही है। मैं यहाँ पे अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ कि ये आखिर में हुआ कैसे और क्यों। और अगर मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलना है तो मैं तो बस यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि किसी ने मेरे परफॉर्मेंस के दौरान कुछ छेड़खानी की है। और अगर हम लोग को सही में जानना है कि आखिर में इन सब के पीछे कौन है, तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और हम लोग को इसके जड़ तक जाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ट्रायल में कुछ पुख्ता प्रूफ रख पाएंगे।
वरना अगर मैं ये ट्रायल हार गया तो मुझे ये लोग फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपेड यानी कि फोंटेन की जेल के अंदर डाल देंगे। इवन दो इस चीज़ के अंदर मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग को ये ट्रायल जीतना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ माई फेथ। फिर क्या यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कि पाइमोन भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो ग्लासेस वगैरह पहन लेती है मूंछ वाली डिटेक्टिव जैसी वाइब देने के लिए। फिर क्या हम लोग ओपेरा हाउस के स्टेज पे जाते हैं। वो जो गार्ड्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला कि नहीं। वो गार्ड हम लोग को लेके चलता है और कहता है ये देखो, जो इंसान यहाँ पे मरा वो कावेल था, जो कि एक्चुअली में लिनी का एक असिस्टेंट था। और जो इंसान मरा यानी कावेल वो कोई बुरा इंसान नहीं था। वो इस ट्रूप को बहुत ही जल्दी ज्वाइन किया था और उसके अराउंड जो भी लोग थे उसे पसंद करते थे। उसकी कोई भी किसी इंसान से दुश्मनी भी नहीं थी। आमतौर पे जो मैजिक शो के असिस्टेंट होते हैं, वो जो प्रॉप्स होते हैं मैजिक शो के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथों में रहती है। और जैसे कि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि इस बॉक्स के अंदर से जहाँ से वो लड़की निकलने चाहती थी उसके ऊपर ये वाटर टैंक आके गिर जाता है और जिसके अंदर हम लोग को कावेल की बॉडी मिलती है, वो लड़की की नहीं। हम लोगों ने इस सीन को बहुत ही ज्यादा डीपली एनालिसिस किया, बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन स्टिल हम लोगों को उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता चला जिसको लिनी ने इस बॉक्स के अंदर डाला था। और अभी तक तो हम लोग इसी कंक्लूजन के अंदर आए हैं कि ये जो वाटर टैंक था वो इस बॉक्स के ऊपर लटका हुआ था, लेकिन जो फायरवर्क्स हुआ उसकी वजह से जो रस्सी से वो वाटर टैंक बंधा हुआ था वो रस्सी जल गई, जिस वजह से वो वाटर टैंक नीचे आ गया और बॉक्स पे गिर गया। अगर इस चीज को हम लोग दूर से देखें तो हम लोग को ऐसा फील होगा कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन अगर कोई इंसान इसको जानबूझ के कर रहा है तो लिनी ही अभी भी प्राइम सस्पेक्ट है जो कि इसे जानबूझ के कर सकता है, क्योंकि इसके क्या कहते हैं पूरे होल एरिया का एक्सेस बस लिनी के पास था और किसी और के नहीं। पाइमोन कहती लेकिन लिनी को ये सब करके क्या ही मिल जाएगा। वो गार्ड हम लोग से पूछता है क्या तुम लोग उसके अच्छे दोस्त हो। पाइमोन कहती कि हाँ हम लोग अच्छे दोस्त तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हम लोग उसके बारे में जरूर जानते हैं। वो गार्ड हम लोग से कहता है कि सोचो उस इंसान ने तुम लोगों का ट्रस्ट इतने कम समय में जीत लिया, अगर वो तुम लोग के साथ ज्यादा समय रहे तो वो क्या क्या नहीं कर सकता है तुम लोग को यूज करके। वो गार्ड कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस देखे हैं और ये केस भी उनमें से कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि लिनी एक्चुअली में प्राइम सस्पेक्ट है और वो तुम लोग को यूज करने वाला है ताकि वो अपनी इनोसेंस दिखा सके कोर्ट के अंदर। फिर क्या वो गार्ड हम लोग से कहता है अगर तुम लोग चाहो तो इस एरिया को खुद से भी पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, अगर तुम्हें चाहे तो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या हम लोग पाइमोन के साथ स्टेज के डिफरेंट एरियाज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। फिर हम लोग उस रोप के पास आते हैं जो कि जल गई थी। फिर क्या जब हम लोग उस रस्सी को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम लोग को ये चीज रियलाइज होता है कि जो रस्सी का मटेरियल है वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है आम रस्सियों से, और ये एक फ्लेमेबल रोप है, यानी कि इस रोप के अंदर आग लगना बहुत ही ज्यादा आसान है। किसी ने जानबूझ के उस वाटर टैंक को इस कमजोर रस्सी से जोड़ा था और उसको पक्का यकीन था कि इसमें अगर हल्की सी भी चिंगारी लगेगी तो इसमें आग लग जाएगी। फिर क्या हम लोग इधर उधर थोड़ा बहुत और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम लोग गेट के पास एक और गार्ड से मिलते हैं। तो हम लोग उससे पूछते हैं कि गार्ड अंकल आपको कुछ और नया क्लू मिला इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। फिर क्या वो गार्ड हम लोग को बताता है कि लिनी ने जिस लड़की को चूज किया था उस बॉक्स के अंदर डालने के लिए, हम लोग उस लड़की की आइडेंटिटी को फाइंड कर ली है। ट्रैवलर अपना पूछता है कि क्या आप उसका नाम बता सकते हैं हम लोग को। फिर क्या वो गार्ड कहता है कि हाँ क्यों नहीं। उस लड़की का नाम था हाल से, वो एक पेंटर थी फोंटेन के अंदर। उसकी पेंटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उसने अच्छा खासा नाम बना लिया था फोंटेन के अंदर अपना। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि वो ओपेरा हाउस के अंदर उतना ज़्यादा नहीं आया करती थी, लेकिन आज वो कैसे आई ये तो मुझे भी नहीं पता है। वैसे क्या पता उनके ऊपर कुछ प्रेशर हो इसलिए वो यहाँ पे मैजिक शो देखने आ गई हूँ। फिर क्या वो गार्ड हम लोग को सीरियल डिसअपीयरेंस केस के बारे में भी बताता है कि कहता है कि वैसे जो भी लड़कियाँ आज तक गायब हुई वो ऑलमोस्ट अराउंड सेम एज की रही हैं और उनका आज तक कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं रहा है, और इस वजह से इस केस को सॉल्व करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है नॉर्मल लोगों के लिए। सो अभी तक हम लोगों ने उस रोप के बारे में जान लिया, वो लड़की जो गायब हो गई उसकी भी आइडेंटिटी अब हम लोगों को अच्छे से पता चल चुकी है। फिर क्या हम लोग आगे इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं। फिर हम लोग को एक और आदमी मिलता है जो कि कहता है कि तुम लोग यहाँ पे उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने आए ना, तो मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये सारा कांड तब शुरू हुआ था जब वो लाउड ठक की आवाज़ हुई थी, जब सारी ऑडियंस काउंटडाउन कर रही थी लिनी के शो के लिए। और मुझे लगता है कि वो आवाज़ उतनी ज़्यादा लाउड भी नहीं थी कि सबको सुनाई दे, बस कुछ ही लोगों को सुनाई दे रही थी और मैं उन्हीं में से एक था। फिर क्या हम लोग अपने नोट पैड के अंदर उस लाउड ठक की आवाज़ को भी नोट कर लेते हैं। फिर क्या हम लोग वहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते, लेकिन एक लड़की होती जो कि कहती कि तुम दोनों इधर आओ, मैं तुम लोग के ऊपर बहुत देर से नज़र रख रही हूँ। सो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग वही लोग हो जो कि इंसाफ का साथ देते हो, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और इतनी मेहनत कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम यहाँ फोंटेन के भी नहीं हो जिस हिसाब से तुमने कपड़े पहने हैं। पाइमोन कहती वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर में तुम कौन हो। पाइमोन की बात सुन के वो लड़की कहती है क्या तुमने कभी स्पिनर डी रजूला की बात सुना है।
स्पिना डी रजूला एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिस्प्यूट्स को खत्म करती है, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इंसाफ के साथ रहती है। तुम जो कहो वो हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा हर वक्त। और मैं हूँ नाविया, जो कि स्पिना डी रजूला की प्रेसिडेंट हूँ करंटली। जो लोग मेरे अंडर काम करते हैं वो मुझे बॉस बुलाते हैं। और तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसे नाविया के आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि अपना भी सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं हम लोग से। नाविया कहती है लेकिन तुम लोग को मुझे बॉस बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बस मुझे नाविया बुला सकते हो। फिर क्या हम लोग नाविया से पूछते हैं क्या तुम्हें भी इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेट करना है। तो नाविया कहती है कि हाँ, मुझे भी इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि फोंटेन के अंदर सीरियल डिसअपीयरिंग केस कई सालों से चलता आ रहा है और इस केस को कोई भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरे पापा इसके बारे में बात किया करते थे, अब मैं बड़ी भी हो गई तब भी ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और अभी तक जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे नहीं लगता कि जो लिनी है वो इस केस का मास्टरमाइंड हो भी सकता है। पामन कहती कि लेकिन आखिर में तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लिनी इसके पीछे नहीं है। तो नाविया कहती बस मेरा मन कह रहा है कि इसके पीछे लिनी नहीं है। लेकिन फरीना ने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर दी थी तुरंत लिनी के ऊपर एक्यूजेशन लगा के। मेरे ख्याल से इतने जल्दी किसी के ऊपर एक्यूजेशन नहीं लगाना चाहिए जब तक तुम्हारे पास कोई प्रूफ या एविडेंस ना हो। और मेरे ख्याल से ओपेरा हाउस के अंदर जितनी भी जनता बैठी थी वो भी फरीना का साथ दे रही थी, इसलिए फरीना भी फ्लो में ये सब बोल डाली थी। पामन कहती है मुझे लगता है तुम्हें हाइड्रा ऑर्कॉन अच्छी नहीं लगती है। तो नाविया कहती है कि हाइड्रा ऑर्कॉन ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं अंधा ही होकर उसको लाइक करूं। हम लोग को हमेशा फीलिंग्स के साथ नहीं जाना चाहिए, कभी कभी लॉजिकल थिंकिंग भी करनी चाहिए। नाविया कहती मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि ट्रायल्स को एज अ शो की तरह प्रेजेंट करना चाहिए ओपेरा हाउस के अंदर। तो हम लोग कहते हैं नहीं, हमेशा तो नहीं करना चाहिए। वैसे नाविया पूछती है कि आखिर में तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि ट्रायल्स एक्चुअली में एक सीरियस टॉपिक्स होते हैं जो कि एंटरटेनमेंट सोर्स के लिए हमेशा नहीं लिए जा सकते हैं। फिर क्या नाविया अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये दोनों थोड़े डिफरेंट है, ये आम इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। नाविया कहती है मुझे तुम्हारे आंसर्स काफी ज्यादा अच्छे लगे, तो अब तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। नाविया कहती कि अब हम लोग जॉइंट ऑपरेशन करने वाले हैं और तुम दोनों मेरे असिस्टेंट बनोगे। नाविया का बॉडीगार्ड मेलस कहता है कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे जो दोस्त है उसके ऊपर जो फॉल्स एक्यूजेशन जो लगा है उसको हम लोग हटवाएंगे, और जो सीरियल डिसअपीयरिंग केस चल रहा है इस समय, उसके ऊपर हम लोग ट्रुथ निकालना चाहते हैं। फिर क्या नाविया की हेल्प हम लोग को मिल जाती, तब भी हम लोग चल देते हैं कुछ गार्ड से बात करने के लिए कि आखिर में इन लोगों को कुछ नया पता मिला कि नहीं। वो गार्ड्स हम लोग से पूछते हैं कि तुम लोग वही हो ना जो कि लिनी को डिफेंड करने वाला है ट्रायल के अंदर। तुम्हें वो चीज़ याद होगी कि लिनी ने एक मशीन का यूज़ किया था ताकि वो ऑडियंस में से एक लकी इंसान को चूज कर सके अपने मैजिक शो के लिए। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग को याद है उस मशीन के बारे में, वो लकी नंबर उसी से लिनी ने निकाला था, उसके अंदर ग्रुप ऑफ नंबर्स थे। वो गार्ड हम लोग से कहता है कि जो मशीन है वो एक्चुअली में रैंडम नंबर्स नहीं निकालती है, वो एक्चुअली में सेम नंबर ही निकाल रही है चाहे जितनी बार हम लोग उसे घुमाएं। इसका मतलब ये है कि लिनी को पहले से ही पता था कि उस सीट के अंदर पहले कौन बैठने वाला है, इसीलिए उसने अपने मशीन के अंदर सारे नंबर सेम ही डाले थे ताकि वो मशीन एक ही नंबर निकाले। फिर क्या हम लोग उस मशीन के बारे में भी अपने नोट्स के अंदर लिख लेते हैं और हम लोग भी ये सोच रहे होते कि आखिर में लिनी ऐसा क्यों करेगा, मशीन के अंदर सारे नंबर सेम क्यों डालेगा जब उसको रैंडम इंसान चाहिए था ऑडियंस में से। फिर क्या ये सब नोट करके हम लोग लिनी के पास जाते हैं। वहाँ पे नाविया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भी आ जाती। लेनेट जो कि उसकी बहन है पूछती कि आखिर में ये लोग कौन है। नाविया कहती मैं हूँ स्पिना डी रजूला की प्रेसिडेंट, अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसका हल निकाल सकती हूँ। नाविया कहती मेरे ख्याल से मैंने जोश में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, तुम लोग मुझे नाविया बुला सकते हो, मैं ट्रैवलर और पाइमोन की पार्टनर हूँ कह सकते हो तुम। और मैं उन लोग का हेल्प कर रही हूँ इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करने में और ट्रुथ यानी कि सच्चाई को सामने लाने के लिए। लिनी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हम लोग की हेल्प करने के लिए, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। नाविया कहती कि अगर मुझे इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना तो मैं तुम्हारे मैजिक ट्रिक की सीक्रेट जानना चाहती। तो लिनी कहता है ठीक है, मेरे पीछे आओ। लिनी कहता है इस मैजिक बॉक्स के नीचे तुम्हें मेरी मैजिक ट्रिक के बारे में सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। इवन दो एक मैजिशियन को उसके ट्रिक्स नहीं बताने चाहिए, सीक्रेट्स नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं अब ऐसी कंडीशन में फंस गया हूँ जहाँ पे मैं सब कुछ बताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। फिर के लिनी हम लोग को अपने मैजिक बॉक्स के बारे में बताता है कि कैसे इसके डोर्स गायब हैं, अलग हैं और इसके अंदर पहले बलून से अब नहीं है, लेकिन अब चलो हम लोग नीचे चलते हैं। तो हम लोग जैसे उस मैजिक बॉक्स से नीचे आते तो हम लोग को दिखता है कि यहाँ तो पूरा एक रास्ता है नीचे से जाने का, यानी कि कोई भी इंसान नीचे से इस मैजिक बॉक्स से उस मैजिक बॉक्स तक जा सकता है। और यही तरीका था लिनी का लोगों को एक्सचेंज करने का। लिनी कहता है जो दोनों मैजिक बॉक्स मैंने यूज किए थे वो इस टनल के दोनों एंट्रेंस पे रखे गए हैं, यानी कि कोई भी इंसान इन मैजिक बॉक्स में आके अपनी जगह को चेंज कर सकता है बड़े ही आराम से। तुम्हें ये ट्रॉली दिख रही है, हम लोग इसी ट्रॉली की मदद से बॉक्स को एक्सचेंज करते हैं। इवन दो जो बॉक्स की ऊपर की कवरिंग होती है वो तो सेम होती है, लेकिन अंदर से हम लोग पूरे बॉक्स को उठाते हैं इस ट्रॉली में और एक्सचेंज कर देते हैं।
अगर मुझे छोटे में बताना हो, यानी कि डब्बे के अंदर डब्बा है, जो कि डब्बे के अंदर जो डब्बा उसको हम लोग निकाल लेते हैं, इस ट्रॉली में भरते हैं और उसको दूसरे साइड ले जाते हैं, फिर उसको ऊपर फिट कर देते हैं, यानी कि जो इंसान पहले उस डब्बे में था वो उस दूसरे डब्बे में पहुंच चुका है और ऑडियंस को ऐसा लगता है कि ये डब्बे अपनी ही जगह पे है, लेकिन डब्बे के अंदर जो डब्बा है हम लोग उसको तो एक्सचेंज कर रहे हैं बड़े ही आराम से। तो यही है मेरे मैजिक ट्रिक का सीक्रेट। पायमन कहती वो सब तो ठीक थे, लेकिन जब तुम बॉक्स के अंदर थे हम लोग तुम्हारी आवाज़ बहुत ही समय से सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तुम तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हो, लेकिन सडनली तुम दूसरे बॉक्स से निकलते, वो आखिर में कैसे हुआ। लेनी कहता है उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए मैंने एक फोनोग्राफ का यूज़ किया था जिसको लेनेट क्या कहते हैं ऑपरेट कर रही थी, और उस फोनोग्राफ से तुम लोग को ऐसा फील हो रहा था कि मैं डब्बे के अंदर ही हूँ, लेकिन मैं तो कब का वहाँ से गायब हो चुका था। और जो भी चीज़ें उस बॉक्स के अंदर से आवाज़ें आ रही थी वो पहले से प्री रिकॉर्डेड थी और मैंने उसको पहले से ही स्क्रिप्ट लिख के रिकॉर्ड करके रख ली थी, मैंने और मेरे असिस्टेंट ने। नाविया पूछती आखिर में लेनेट कहाँ थी फिर। लेनेट कहती कि बॉक्स के पीछे जो जगह थी मैं उसके पीछे छुपी हुई थी। लेनेट कहती कि मैं ही थी जो कि लेनी की वॉइसेस को ऑपरेट कर रही थी बॉक्स के अंदर से, और मैं ही थी जो कि बॉक्स के अंदर से एट द एंड बाहर भी आई थी। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दूँ तो लिनी कहता है कि हम लोग ट्विन्स हैं, अगर हम लोग कपड़े बदल लें तो किसी को भी पता नहीं चलता कि कौन लिनी है और कौन लेनेट है। फिर क्या लिनी ने जो भी हम लोग को उसकी मैजिक ट्रिक के बारे में बताया था हम लोग उसे अपनी बुक के अंदर नोट डाउन कर लेते हैं अच्छे से। फिर क्या जब सब लोग वहाँ से चले गए थे तो हम लोग वहाँ पे आराम से जो अंडरग्राउंड टनल थी जो कि बॉक्स के नीचे से जा रही थी उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। और जब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते तो हम लोग को वहाँ पे एक गोल्डन हुक देखने को मिलता है। फिर क्या इस गोल्डन हुक को भी हम लोग अपने नोट्स के अंदर लिख लेते हैं। फिर क्या हम लोग एक थोड़ा बहुत आगे चलते तो हम लोग को वहाँ पे एक वास देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली में टूट गया और उसके अंदर जो भी पानी था वो बाहर आके गिर गया है। अब ये कहती है इस चीज को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो भी ऐसी हालत में है। तो ट्रैवलर कहता क्या पता इसको भी किसी ट्रिक में लेने यूज करने वाला था। पायमन कहती हम लोग को इसको भी अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं अपने नोट्स के अंदर। फिर वहाँ पे हम लोग को एक कपड़ा देखने को मिलता है। नाविया कहती है तो वही कपड़ा है जो कि उस लड़की ने पहना था जिसको लिनी ने चूज किया था ऑडियंस में से। इसके कपड़े यहाँ पे हैं लेकिन वो लड़की कहाँ पे है वो अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है। फिर क्या हम लोग इसको भी अपने नोट्स के अंदर लिख लेते हैं और आगे चल देते हैं। फिर क्या हम लोग इस एरिया को थोड़ा बहुत है और इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो ट्रैक्स वहाँ पे लगे थे उसको देखते हैं, जो ट्रॉली वहाँ पे होती है उसको देखते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग को एक वेंट टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। नाविया कहते हैं कि ये रास्ता इतना तो बड़ा है कि कोई भी इंसान यहाँ से आराम से भाग सकता है। फिर क्या हम लोग इस वेंट के बारे भी अपने नोट्स के अंदर लिख लेते हैं। फिर क्या उस टनल को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम लोग वापस ऊपर जाते हैं जहाँ पे हम लोग नाविया से बात करते हैं। नाविया कहती है उस टनल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है और कोई भी ज़्यादा अच्छी मीनिंग रेलिवेंट नहीं है वहाँ पे उन चीज़ों के रहने का। नाविया का बॉडीगार्ड हम लोग से कहता है कि अगर हम लोग एक अच्छा एविडेंस और प्रूफ नहीं ढूंढ पाए जो कि लिनेट और लिनी को एज अ इनोसेंट प्रूफ कर पाए तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हैं इस समय, और उस ट्रायल को जीतना हम लोग के लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। फिर तो कि नाविया हम लोग को बताती भी है कि कैसे फोंटेन के अंदर ट्रायल्स होते हैं। यहाँ पे आमतौर पे चीफ जस्टिस यानी निवलेट यहाँ पे डिसीजन लेता है और जो ऑरेटरीज है जो कि मैकेनिज्म हाइड्रो ऑर्कॉन ने खुद से बनाई वो डिसीजन देता है, और एट द एंड जो हमारे चीफ जस्टिस है यानी निवलेट वही फाइनल जजमेंट देते हैं और ऑरेटरीज को ऐसा रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं वो। फिर नाविया से बात करने के बाद हम लोग नाविया के साथ बैठते हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, आराम से थोड़ा बहुत कैजुअल बात करते हैं जो कि स्टोरी से उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। फिर क्या थोड़ा बहुत खाने के बाद नाविया कहती है चलो अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। नाविया कहती मुझे अभी तक जितना कंक्लूजन आया लिनी और लेनेट मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम अटेम्प्ट करना चाहते क्योंकि उनके पास कोई मोटिव ही नहीं है इस क्राइम को अटेम्प्ट करने का। सो इससे हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं यानी कि वो जो टनल थी जो कि बॉक्सेस के नीचे है वहाँ पे बस लिनी और लेनेट ही नहीं थे बल्कि एक तीसरा आदमी भी था, और इसी वजह से वो जो वास वहाँ पे था वो टूट गया और वो जो लड़की थी वो वहाँ से गायब हो गई और उसके बस कपड़े वहाँ पे रह गए। पायमन तो कहती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन अभी तक हमारे पास वो एविडेंस नहीं कि हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि उस टनल के नीचे एक तीसरा इंसान भी था। नाविया कह रही कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तक जितने भी प्रूफ और एविडेंस हम लोग को मिले उससे हम लोग अभी इतना प्रूफ तो नहीं दे सकते कि वहाँ पे एक तीसरा पर्सन भी था जो कि एग्जिस्ट करता था। फिर क्या पायमन कहती है नाविया तुमने जो ये मैकरॉन्स बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मुझे मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। नाविया कह रही कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें वो बहुत पसंद आया इसलिए तुमने 5 खा लिए हैं। पायमन कहती 5? मैंने तो सिर्फ 3 ही खाए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने बस 3 ही खाए हैं। क्या नाविया का एक बॉडीगार्ड कहता है कि इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, जब मैं छोटा था तो मैं भी मीठा बहुत खाता था। पायमन कहती है मैं यहाँ पे लालची नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैंने बस 3 ही खाए हैं, मैं बस तुम्हें सच बता रही हूँ। फिर क्या ये खाना पीना हो जाता है, अगला दिन आता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन ट्रायल होने वाला है।
फिर क्या फाइनली ट्रायल शुरू हो जाता है। हम लोग लिनी और लिनेट के साइड्स में आके खड़े हो जाते हैं। लिनी कहता है फाइनली तुम लोग आ गए। सो आखिर में इन्वेस्टिगेशन कैसी गई तुम लोग की? पाइमन कहती है वैसे हम लोग को कुछ खास नहीं मिला वैसे। लेना कहती है कि हम लोग खुश हैं कि एक्चुअली में तुम लोगों ने ट्राई तो किया हम लोग की हेल्प करने के लिए। फिर वहाँ पे फुरीना रहती है जो कि कोर्ट के अदर साइड पे खड़ी होती है, जो कि कहती है अरे डिसअपॉइंटेड क्यों हो, अभी तो इन्वेस्टिगेशन तुम लोगों ने की होगी, कुछ तो मिला ही होगा ना तुम लोग को। अब ये मत कहना कि तुम लोग खाली हाथ आ गए हो यहाँ ट्रायल करने। और वैसे भी मुजरिम अपनी इनोसेंस प्रूव कर ही नहीं सकता क्योंकि वो इनोसेंट है ही नहीं। फुरीना ये भी कहती कि ट्रैवलर मैं तुमसे एक अच्छी ट्रायल बैटल चाहती हूँ और मैं यहाँ पे तुमसे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ ना। नेविलेट कहता है अब फाइनली दोनों पार्टीज आ ही गए तो हम लोग इस ट्रायल को फाइनली शुरू करते हैं। नेविलेट सबसे पहले लिनी को ट्रिक समझाने को कहता है अपनी, ताकि ऑडियंस को फाइनली समझ में आ सके कि आखिर में जो चीज़ उस मैजिक शो के दौरान हुई वो क्यों हुई और कैसे हुई। फिर क्या लिनी अपनी ऑडियंस को पूरी ट्रिक्स बताता है और ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा स्टन्ड हो जाती है। नेविलेट कहता है इसका मतलब ये है कि मिस्टर लिनी आप पूरे समय मैजिक बॉक्स के अंदर थे और कभी भी बाहर आए ही नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि आप इस क्राइम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। लिनी कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेविलेट कहता है लेडी फुरीना तो आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर फुरीना कहता है कि लिनी यहाँ पे बिल्कुल एक साफ झूठ बोल रहा है। फुरीना कहती कि जब तुम बॉक्स के अंदर थे तो आखिर में तुमने क्या सुना था? लिनी कहता कि मैं क्राउड के काउंटडाउन को सुन रहा था ताकि मैं अपने मैजिक शो को आराम से और एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकूं, वो मेरे मैजिक का फिनाले था। फुरीना कहती तो सो इसके अलावा तुमने और कुछ नहीं सुना था? लिनी कहता नहीं मैंने तो कुछ नहीं सुना था। फुरीना कहती कि जब काउंटडाउन 30 सेकंड पे था तभी क्राउड के अंदर से एक हम्प साउंड सुनाई दी गई थी और वो साउंड इतनी ज्यादा तेज थी मेरे ख्याल से कुछ लोग तो पक्का ही सुने होंगे क्राउड के अंदर। यहाँ पर अपना ट्रैवलर भी सोचने लगता है कि आखिर में लिनी को वो साउंड क्यों नहीं सुनाई दी। और ऑडियंस के अंदर जितनी भी जनता बैठी हुई थी वो लोग भी कह रहे थे कि हाँ हम लोगों ने एक आवाज सुनाई दी थी, एक थक सी आवाज जैसे कोई बम सा फूटा हो। और तुम यहाँ पे ये भी देख सकते हो ऑरेट्रीज जो कि डिवाइस बनी हुई है फाउंटेन के अंदर वो फुरीना की ओर ज्यादा झुक गई, यानी कि इसका मतलब उसका डिसीजन फुरीना के साथ ज्यादा चल रहा है इस समय। और अपने एक पॉइंट को क्लियर करने के बाद फुरीना का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेट कर गया था। उसके बाद जो चीज वो बोलती है वो भी सुनने लायक था। फुरीना कहती कि क्या लिनी और लिनेट तुम दोनों हाउस ऑफ द हार्ट से नहीं हो? और यहाँ पे ट्रैवलर और पाइमॉन भी ये चीज सुन के शॉक में चले जाते हैं क्योंकि हाउस ऑफ द हार्ट एक ऐसी जगह है जो कि द फटुई को बिलोंग करती है। और तुम जानते ही होगे कि फटुईज का और हम लोग का रिश्ता उतना ज्यादा अच्छा नहीं, हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं उनसे। और यहाँ पे ऑडियंस में जो लोग बैठे होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि अगर वो लोग फटुई से हैं तो ये सब करना उनके लिए तो नॉर्मल बात ही है क्योंकि फटुई तो वैसे भी क्रिमिनल्स ही होते हैं ज्यादातर। लेनी कहता कि हम लोग की पहचान से इस केस का कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम बस बात को घुमा रही हो फुरीना। फुरीना कहती है अच्छा ठीक है तो तुम मुझे यही बता दो तो कि आखिर में उस 1 मिनट के अंदर हुआ क्या था। और वैसे भी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे ये होनी चाहिए कि तुम्हें यहाँ पे खुद को इनोसेंट प्रूव करना है। और वैसे भी जो स्क्रिप्ट तुम अपने लिए लिख रहे थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छेद है मेरे दोस्त, और तुम कैसे खुद को इनोसेंट प्रूव करने वाले हो मैं बस वो सुनना चाहती हूँ। और यहाँ पे अपना ट्रैवलर एकदम से स्पीचलेस हो जाता है और फुरीना अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती क्योंकि हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे और वो सोच रही थी कि इस केस को तो फुरीना बहुत ही ज़्यादा आराम से जीत जाएगी। पूरे ट्रायल के दौरान फुरीना हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी इस ट्रायल के अंदर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फुरीना से ये ट्रायल जीत भी पाएंगे। और यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ फाउंटेन यानी नेविलेट पूछता भी लिनी से कि फुरीना ने आप पे 2 एलिगेशन लगाए, क्या वो दोनों एलिगेशन सच है? तो लिनी कहता है कि हाँ वो दोनों एलिगेशन सच है। और फिर हम लोग भी सोचते हैं कि अगर लिनी और लिनेट फटुई में है और जो टटागलिया यानी चाइल्ड है वो भी यहाँ फाउंटेन के अंदर है, यानी कि ये लोग कोई जॉइंट ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं एक साथ। और लिनी ने आखिर में हम लोग को ये पहले क्यों नहीं बताया कि वो फटुई का है। और तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसे जो ऑरेट्रीज है वो भी फुरीना की ओर ज्यादा है और यहाँ पे जो जनता है वो भी कहती कि हमको तो पहले से ही पता था अगर ये फटुई का है तो ये बंदा बुरा ही होगा क्योंकि फटुई कभी भी कोई अच्छे काम तो करती ही नहीं है। फिर क्या हम लोग लिनी और लिनेट को पीछे लेके जाते हैं, उनसे पूछते कि आखिर में तुमने ये चीज हम लोग को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक्चुअली में फटुई के हो। यहाँ पे लिनी हम लोग से कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि फुरीना इतना ज्यादा पर्सनल जाएगी मेरे। पाइमॉन कहती कि मैंने तुम पे पूरे तरीके से ट्रस्ट किया था लेकिन तुमने तो हम लोग को सही बात कभी बताई ही नहीं। लिनी कहता कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है लेकिन मुझे 1 मिनट दो मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए। मुझे पता है कि तुम पहले भी कई सारे फटुई और फटुई हार्बिंजर्स के साथ पहले लड़ चुके हो और मुझे पता है कि तुम लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो, मेरे ख्याल से ये जायज़ भी है। लेकिन हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और हर फटुई हार्बिंजर्स के कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं और अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। और अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना चाहते हैं फाउंटेन की उस
प्रोफेसी से, यानी उस भविष्यवाणी से। ट्रैवलर कहता है अगर क्या हो कि जो तुम अभी मुझे बता रहे हो वो भी एक झूठ हुआ, मैं कैसे तुम पे अब विश्वास कर सकता हूँ जब तुमने पहले से ही मुझसे एक झूठ बोला हुआ है। लिनी कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से अब तुम सही कह रहे हो, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट एक बार तोड़ दिया और मेरे ख्याल से अब तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे उस हिसाब से। लिनी कहता है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, वो भी इस केस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। सो ट्रैवलर कहता है ठीक है अब मुझसे कोई भी झूठ नहीं बोलना तुम लोग। तो लिनी कहता है हाँ ठीक है, तुम मुझसे अब चाहे जो पूछो मैं तुम्हें बिल्कुल सच जवाब दूंगा उसका। लिनी कहता है कि बस हम लोग ये जानना चाहते थे जो ऑरेट्रीस है, जो डिवाइस है जो कि हाइड्रो ऑर्कॉन ने बनाया, जो कि जजमेंट देता है, वो आखिर में वर्क कैसे करता है। और हम लोग ये भी जानना चाहते थे क्या उसके पास अपना एक खुद का जो दिमाग है, क्योंकि वो जो भी डिसीजन देता है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला था कि जो ऑरेट्रीस है उसके नीचे ही उसका कोर है, तो बस हम लोग उस कोर के पास जाके देखना चाहते थे कि आखिर में ऑरेट्रीस कैसे काम करता है। इसीलिए मैंने उस बॉक्स वाली ट्रिक को डाला था ताकि मैं ऑरेट्रीस के कोर तक जाके देख सकूं कि आखिर में एक्चुअली में वहाँ पे है क्या। ट्रैवलर पूछता तो आखिर में जब तुम उस कोर के पास गए थे तो तुम्हें वहाँ पे क्या मिला। तो लिनी कहता है वैसे तो मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, जैसे ही मैं उस कोर के पास करीब पहुंचा था तभी मुझे किसी इंसान की आवाज सुनाई दी थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि जिस रूम के अंदर कोर रखा था उस रूम के अंदर बस मैं था और कोई नहीं। वो आवाज ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे पहचान गई थी और मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मैं तुरंत डर गया और भाग के वापस से अपने बॉक्स के अंदर आ गया। और जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने एक ब्रोकन वास और कुछ क्लोथ्स देखे थे रास्ते में, और क्योंकि मुझे अपने मैजिक ट्रिक को भी उसी टाइम के बीच में एग्जीक्यूट करना था तो उस समय मैंने उन सारी चीज पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद तुम जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ। तो अपना ट्रैवलर पूछता तो आखिर में तुम क्यों जानना चाहते हो कि ऑरेट्रीस कैसे काम करता है। लिनी कहता है क्योंकि मैं उस प्रोफेसी को जो कि मैं तुम्हें बताया था उसके बारे में, मैं उस कोर के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि मैं इस नेशन के सारे सीक्रेट्स को जानना चाहता था ताकि हम लोग जो भविष्यवाणी हम लोग के सामने आने वाली है उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है और ये सारी चीजें बिल्कुल सच है और इसमें मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। फिर क्या लिनी ने हम लोग को जो चीजें बताई थी हम लोग उसे लिख के रख लेते हैं और फिर से चले जाते हैं ट्रायल में, जहाँ पे नेवलेट भैया हैं हमारे और हमारी हाइड्रो और फुरीना भी हैं। फिर क्या ट्रायल के अंदर हमारी बैटल फुरीना से फिर से शुरू होती है, जहाँ पे फुरीना फिर से अपने फैक्ट्स लाना शुरू कर देती है, अपनी कहानी प्रेजेंट करती है सबके सामने। फुरीना कहती है कि जैसे ही मैजिक शो स्टार्ट हुआ और लोग जैसे ही काउंटडाउन को काउंट कर रहे थे, लिनी हमारे टनल के अंदर गए और लिनी ने हाल से जिस लड़की को उसने उस मैजिक शो के लिए पिक किया था उसको पकड़ के एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। इसी वजह से वो ठक साउंड हम लोग को सुनाई दी थी और लिनी को ये चीज नहीं पता थी कि जो आवाज अभी वहाँ पे हुई है वो ओपेरा हाउस के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको ये चीज सुनाई दी है और इसी वजह से उसने ये कहा कि मैं इस साउंड को नहीं सुन पाया था। और उसी के बाद लिनी ने हालसे के ऊपर वो वास पटक के मार दिया ताकि वो उसको बेहोश कर सके और फिर उसके कपड़े उसने बदल दिए ताकि कोई भी इंसान हालसी को पहचान ना पाए। और उसी समय काउवेल जो कि लिनी का ही एक असिस्टेंट था टनल के अंदर आया, लेकिन लिनी ने उसको भी घूसा मार दिया और फिर लिनी ने बेहोश हालसे को अपने साथी को पकड़ाया और फिर जो काउवेल जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको उसने मैजिक बॉक्स के अंदर डाल के ऊपर भेज दिया और फिर उसके ऊपर वाटर टैंक गिर गया जिसकी वजह से काउवेल की वहाँ पे डेथ हो गई। और यही सच है, अगर हम लोग सारी चिक पीसेस को यहाँ पे जोड़े तो तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसे लिनी ही इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। हमारे चीफ जस्टिस नेवलेट पूछते हैं क्या डिफेंडेंट को कोई भी ऑब्जेक्शन है लेडी फुरीना के एक्यूजेशंस पे। फिर के लेडी फुरीना की कहानी सुनने के बाद अब हम लोग का मौका था कि हम लोग अपनी कहानी आगे रखें और बता सके कि कैसे लिनी एक्चुअली में क्रिमिनल नहीं है। पायमोन कहते हैं कि जब काउंटडाउन शुरू किया था ऑडियंस ने तो लिनी टनल के अंदर तो जरूर गया था, लेकिन जैसे ही वो टनल के अंदर गया वो तभी एक वेंट का यूज करता है ओपेरा हाउस के, ताकि वो ओपेरा हाउस के बेसमेंट में पहुंच जाए और वहां पे पहुंच जाए जहां पे ऑरेट्रीस का कोर रखा हुआ है। और जैसे ही वो उस रूम के अंदर पहुंचा जहाँ पे ऑरेट्रीस का कोर रखा हुआ है वहाँ पे उसको किसी इंसान की आवाज सुनाई दी, जो कि एक्चुअली में इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ उस कमरे के अंदर किसी और इंसान को नहीं होना चाहिए था लिनी को छोड़ के। और जैसे ही लिनी को फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ से, तो वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और जैसे ही वो टनल के अंदर वापस पहुंचा जो क्राइम सीन था वो पहले से ही डेवलप हो चुका था, लेकिन लिनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको अपने मैजिक ट्रिक को पूरा करना था और उसके पास और कुछ करने का टाइम भी तो ही नहीं बचा था। और जैसे ही उसने अपने मैजिक ट्रिक को परफॉर्म किया और वो सरफेस पे पहुंचा तभी जाके वो एक्सीडेंट परफॉर्म होता है। और इसका मतलब ये है कि लिनी बिल्कुल भी इनोसेंट और इन सब के पीछे बल्कि कोई और ही है। फुरीना कहती कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहते कि जो कांड यहाँ पे हुआ उसमें लिनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ट्रैवलर कहता कि मेरे ख्याल से लेडी फुरीना आपकी रीजनिंग ही फ्लॉड है। फुरीना कहती क्या मेरी रीजनिंग फ्लॉड है?
ट्रैवलर कहते हैं कि आपको पहले से ही पता था कि जो स्टेज के ऊपर जो इक्विपमेंट्स थे उनके ऊपर किसी ने जानबूझ के छेड़छाड़ की है। पाइमन पूछती कि अगर काउवेल उस टनल के अंदर ना घुसता तो ये सारा एक्सीडेंट जो हुआ है वो एक्चुअली में किसको मारने के लिए परफॉर्म किया गया था। पाइमन ये भी कहती कि लेडी फुरीना, अगर आपने जो भी कहा था अगर वो सच है तो लेनी को तो बस उस लड़की को किडनैप करना चाहिए था ना, तो आखिर में उसे ये क्यों जरूरत पड़ गई कि उसे काउवेल को सबके सामने ऑन स्टेज मारना पड़ गया। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते कि जनता भी कहती कि हाँ यार, जो रीजन पाइमन दे रही वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा एविडेंट है। और यहाँ पे नाविया भी कहती कि हाँ बहुत खूब। फुरीना कहती कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर में जो जो चीजें अभी तुम लोगों ने कही मुझसे, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास तुम्हारे क्लेम्स का। फुरीना कहती कि अगर लेनी पूरे समय मैजिक बॉक्स के अंदर था तो उसने एक्चुअली में वो ठक साउंड कैसे नहीं सुनी, और वो एक्चुअली में वो ठक साउंड आई कहाँ से। ट्रैवलर कहता है कि आपका क्लेम मेरा हथियार बन चुका है। पाइमन कहती बिल्कुल सही लेडी फुरीना, क्योंकि उस समय लिली ना कि उस बॉक्स के अंदर था और ना ही किसी टनल के अंदर था। और इसका मतलब यह है कि जब क्राइम हो रहा था तो लिनी तो और ट्रीज के रूम के अंदर था, तो इसका मतलब यह है कि लिनी इनोसेंट है, क्योंकि क्राइम प्लेस के अंदर लिनी था ही नहीं उस समय। जो क्लू आपने यूज किया था हम लोग को फंसाने के लिए, अब हम लोग उसी क्लू को यूज करेंगे उसके एविडेंस की तरह। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फुरीना भी बहुत ही ज्यादा स्टंट हो जाती है। वो सोचती कि आखिर में पासा इतनी जल्दी कैसे पलट गया, सब कुछ मेरे ऊपर कैसे आ गया अचानक से, जब मैं ये केस बहुत ही आराम से जी रही थी। फुरीना कहती कि अगर लिनी ने ये क्राइम नहीं किया तो आखिर में इन सब के पीछे है कौन। तो यहाँ पे अपना ट्रैवलर भी सोचता कि आखिर में ये मर्डरर है कौन। फिर क्या हम लोग धीरे धीरे करके सारे क्लूज को इकट्ठा करते, सबको एक डॉट को दूसरे डॉट से कनेक्ट करते और सारे पैटर्न्स को एक साथ मैच करते हैं, ताकि हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सके। सारे के सारे क्लूज, सारे के सारे एविडेंस, जो सारी चीज़ें हम लोग को आज तक मिली थी और जो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद हम लोग फाइनली एक क्या कहते कंक्लूजन पे आते हैं। पाइमन कहती कि इन सारी चीज के पीछे जो असली मास्टरमाइंड था वो था काउवेल, जो कि अपने ही प्लान के अंदर मर गया वैसे तो। फुरीना कहती अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारी रीजनिंग सुनना चाहती हूँ कि आखिर में तुम इस कंक्लूजन पे कैसे आए। फिर क्या हम लोग फिर से सारे डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करते, क्योंकि काउवेल वो बंदा था जिसके ऊपर वो वाटर गैरेज आके गिर जाता है, जो कि एक्चुअली में जिस वजह से वो मर जाता है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि जो बंदा एक्चुअली में मर चुका है वो ही इन सारी चीज के पीछे था मास्टरमाइंड। फिर क्या बहुत कुछ सोचने के बाद हम लोग ये तो सोचते हैं कि इन सब के पीछे काउवेल है, लेकिन जिस लड़की को लिनी ने पिक किया था यानी हाल से, वो एक्चुअली में कहाँ चली गई। फुरीना हंसते हुए बोलती कि क्या हुआ, मुझे अभी तक तुम्हारी रीजनिंग ही नहीं सुनाई दी, क्या हुआ ये सारी चीजें अभी जो तुम लोगों ने कहा क्या ऐसे ही हवा में तुम लोग बोल रहे थे क्या, हाँ है तुम्हारी रीजनिंग। पाइमन कहती यहाँ पे कोई मैजिक ट्रिक तो नहीं हो रहा था, आखिर में हाल सी गई तो गई कहाँ। अपना ट्रैवलर सोचता कहीं इन सारी चीज के पीछे वो पानी तो नहीं। फुरीना कहती कि बहुत टाइम ले लिया यार तुम लोगों ने, तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि क्राउड बहुत ही ज्यादा बोर हो रही है तुम्हारे टाइम लेने की वजह से, क्राउड को कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, जल्दी अपना ओपिनियन दो इन सारी चीजों पे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कैसे फुरीना फिर से इस ट्रायल के अंदर जीतने लगी है। निवलेट भी कहता है कि अगर हमारे जो डिफेंडेंट है वो कुछ रीजनिंग नहीं दे पा रहे तो हम लोग अपने ट्रायल के नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। और फिर अपना ट्रायलर कहते हैं 1 सेकेंड रुकना जरा। फिर क्या थोड़ा बहुत और सोचने के बाद हम लोग फाइनली एक कंक्लूजन देते हैं। पाइमन कहती कि जब लेनेट अपना वाटर ट्रिक उस वाटर गैरेज के अंदर परफॉर्म कर रही थी तो वो लेनेट तो गायब हो गई थी, लेकिन उसके कपड़े वहाँ पे रह गए थे। अगर ऐसी ही कोई सेम ट्रिक है जहाँ पे हम लोग हालसी के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हालसी को भी ऐसे ही गायब किया गया था, क्योंकि जब हम लोग नीचे देखे थे तो वहाँ पे किसी के कपड़े पड़े हुए थे। फुरीना हंसते हुए कहती है 1 मिनट रुक जा, तुम्हें पता है ना कि कितना ज्यादा पैथेटिक तुम लोग यहाँ पे साउंड कर रहे हो, कोई इंसान पानी में बदल जा रहा है। हाँ। फुरीना कहती है कि आखिर में कोई भी इंसान पानी में कैसे बदल सकता, हम लोग यहाँ पे रियलिटी की बात कर रहे हैं ना कि कोई मैजिक ट्रिक के बारे में। फुरीना कहती है कि मैजिक ट्रिक एक तरह का इल्यूजन होता है, एक मिस डायरेक्शन होता है, लेकिन हालसी का जो डिसअपीयरेंस है वो बहुत ही ज्यादा रियल है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं। लेनी कहता है काउवेल क्योंकि इस इंसिडेंट के अंदर मर गया तो किसी ने भी उस इंसान के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वो पहले से इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं लेडी फुरीना कि हम लोग इस केस के अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो अगर हम लोग काउवेल के ऊपर भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लें। फुरीना कहती जब इंसान हारने लगता है तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन चलो ठीक है मुझे पता है कि लेकिन स्टिल तुम इस ट्रैवल को बस एक दूसरे मोड़ पे ले जाना चाहते हो क्या, ताकि तुम इस ट्रायल को हार ना जाओ। निवलेट कहते हैं कि लेनी की जो रिक्वेस्ट है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और हम लोग काउवेल के ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस ट्रायल को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम लोग को और भी ज़्यादा एविडेंस मिल सके इस केस के ऊपर।
फिर क्या इस ट्रायल को वहीं पे पॉज कर दिया जाता है। जो गार्ड्स होते हैं फोंटेन के वो धीरे धीरे करके काउवेल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, उसकी चीज़ों के ऊपर, उसकी डेथ कैसे हुई उस पर, और आखिर में वो बंदा करना क्या चाहता था। वो गार्ड कहते हैं कि हम लोगों ने काउवेल के बैग्स के अंदर से 3 टेस्ट ट्यूब पाए हैं जिसके ऊपर अलग अलग चीज़ें नाम लिखे हुए हैं, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ अजीब ही तरह का फ्लूइड भी है। और जो नोट्स हम लोग को उसके बैग से मिला उससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो फ्लूइड है वो और कुछ नहीं बल्कि वाटर फ्रॉम द प्राइमोर्डियल सी है। नेवलेट कहता है द प्राइमोर्डियल सी। वो गार्ड कहता है कि हम लोग को उसके नोट से ये भी पता चला कि काउवेल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था जो कि इलीगल ड्रग्स बेचा करते थे। और काउवेल की नोटबुक को बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद हम लोग को ये भी पता चला है कि इसके नोटबुक में एक कीवर्ड भी था जिसका नाम है डिसॉल्व, और उसमें ये भी लिखा है कि इन सारे फ्लूइड्स को बहुत ही ज्यादा सावधानी से यूज करना चाहिए। और जिस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ओपेरा एक्लिप्स लिखा है वो टेस्ट ट्यूब एक्चुअली में खाली है। और काउवेल के नोट्स ये भी कहते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो एक्चुअली में बस फोंटेन के लोगों के ऊपर ही यूज हो सकते हैं और फोंटेन के लोगों को ही डिसॉल्व कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से हालसी को भी ये लोग बस एक तरह का टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे थे। और मेरे ख्याल से डिफेंस ने यानी लिनी और ट्रैवलर ने जो हाइपोथेसिस कोर्ट के अंदर दी है वो बिल्कुल सच लग रही है अब तो। और जो जनता ओपेरा एक्लिप्स के अंदर बैठी होती वो भी एकदम बोरा जाती है। वो कहती क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, कोई भी इंसान पानी के अंदर कैसे डिसॉल्व हो सकता है। वहाँ पे लोग ये भी सोचने लगते कि ये चीज़ जो हम लोगों ने सुनी वो एक्चुअली में जो प्रोफेसी फाउंटेन के अंदर आने वाली है उससे काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल भी करती है। यहाँ पे नाविया भी सोचने लगती है कि अगर लोग पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तो वाटर टैंक का जो यूज़ था वो बस एक तरह का छलावा था और काउवेल बस उस लड़की को पाना चाहता था ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट उसके ओर कर सके। और तभी नावे को कोई चीज़ रियलाइज होती है। वो अपने दोनों बॉडीगार्ड से कहती कि जल्दी यहाँ से उधर जाओ। और इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला क्राउड में हो ही रहा था तभी नेवलेट कहता है ऑर्डर ऑर्डर। नेवलेट कहता है कि जो भी एविडेंस हम लोग के काउवेल के बैग से अंदर से मिला है हम लोग को पहले उन सारी चीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो रिजल्ट उसका आ रहा वो सही में जो उस नोट्स के अंदर लिखा वैसा ही है कि कुछ अलग है। लेकिन अगर हम लोग मान भी लें कि उस नोट्स के अंदर जो भी लिखा है वो सब कुछ सच है तो अभी भी हम लोग को ये नहीं पता चला कि मिस हाल से आखिर में कहाँ चली गई और हमें को अभी भी वो नहीं मिली है। नेवलेट गार्ड्स को कहता है कि प्लीज़ आप अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए और आपको अगर कुछ और नया मिलता है तो वो भी हम लोग से आके ज़रूर शेयर कर दिएगा। नेवलेट कहता है मिस्टर लिनी आपने जो हाइपोथेसिस हम लोग को दी है मेरे ख्याल से उसमें कुछ तो सच्चाई है तो आप प्लीज़ बोलते रहिए। और फिर क्या हम लोग सारे इन्वेस्टिगेशन और सारे एविडेंस को फिर से जोड़ना शुरू करते हैं और इस बार इसमें एक नई इन्फो भी है वो है द प्राइमोर्डियल सी का वाटर जो कि एक्चुअली में लोगों को पानी में डिसॉल्व कर सकता है। कितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग बात है ये तुम बिलीव भी नहीं करोगे। फिर क्या अपना ट्रैवलर जो होता है वो सारे डॉट्स को फिर से कनेक्ट करना शुरू करता है और फिर से एक कंक्लूजन पे आता है। पाइमन कहती है काउवेल का जो ओरिजिनल प्लान था वो था कि उस वाटर टैंक के साथ वो कुछ छेड़खानी करे, वो उसका जो टारगेट था यानी कि मिस हाल से उसको वो कैप्चर कर सके। और जैसे वो मैजिक बॉक्स को नीचे किया गया था जिसके अंदर हाल से रखी गई थी उस बॉक्स के ऊपर एक मेटल हुक था जो कि उस बॉक्स के अंदर जितने भी बलून्स हैं उन सबको फोड़ देता है। और जैसे ही वो बलून जो कि उस बॉक्स के ऊपर थे फूटे उसके अंदर प्राइमोर्डियल सी का वाटर था, वो प्राइमोर्डियल सी का वाटर हालसी के ऊपर गिर जाएगा जिसकी वजह से हालसी डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद काउवेल टनल के अंदर जाएगा क्योंकि फिर वो जाके उस वास को तोड़ देगा ताकि लोगों को ऐसा लगे कि जो पानी है वो उस वास का है ना कि प्राइमोर्डियल सी का। और उसके बाद वो वाटर टैंक को स्टेज पे गिरा देगा जिसके अंदर बॉक्स के अंदर हालसी है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगे कि जब वाटर टैंक हालसी के ऊपर गिरे तो हालसी की डेथ हो गई। लेकिन हालसी वहाँ पे क्यों नहीं मिली वो लोगों को खुद से फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जो चीज़ें काउवेल ने प्लान की थी प्लान के हिसाब से उसके नहीं गया और जब वो उस टनल के अंदर गया था उसके साथ कुछ और ही हुआ और इसीलिए जब वो ऊपर आया वो वाटर टैंक एक्चुअली में हालसी की जगह उसके ऊपर खुद ही गिर गई। और फिर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि कैसे जनता भी कहते कि हाँ जो चीज़ पाइमन ने अभी कही वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाती है। और यहाँ पे तुम और ट्रीज को भी देख सकते हो कि कैसे अब जजमेंट बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पे तुम फुरीना को भी देख सकते हो कि कैसे वो खुद ही से पूछ रही होती कि क्या मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया, क्या मैंने एक इनोसेंट इंसान के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगा दिए। और ट्रायल वहाँ पे चल ही रहा होता है तभी नेवलेट कहता है कि गार्ड्स से मुझे ये पता चला कि उन लोग को कुछ नए एविडेंस पता चले हैं। और तभी नेवलेट गार्ड्स को स्टेज पे बुला लेता ताकि वो हम लोग के साथ जो नए एविडेंस आए उनको शेयर कर सके। वो गार्ड आके कहता है कि हम लोग को लिनी के पास से भी वो सेम प्राइमोर्डियल वाटर मिला है जो कि उसके बैग के अंदर था। लिनी और लेनेट भी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो कहते कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास वो कैसे हो सकता है। फुरीना हंसते हुए कहती कि जो चीजें अभी तुम लोगों ने यहाँ पे कही वो तुम्हारे पास गोल घूम के वापस से आके तुम्ही से टकरा के तुम्ही को घाव दे दिया।
अब मेरे ख्याल से आप सारी चीजें लोगों को क्लियर कर देगी। फुरीना कहती है मेरी प्यारी जनता मुझे आज्ञा दीजिए, इस ट्रायल को खत्म करने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट रीजन मिल चुका है ताकि अब हम लोग इस परफॉर्मेंस को बिल्कुल एक अच्छे नोट पे एंड कर सके। फिर क्या फुरीना अपनी एक नई कहानी सारी जनता के सामने प्रेजेंट करना शुरू करती है। फुरीना कहती है कि हाँ, लिनी ने जब वो लड़की का डिल्यूजन हो रहा था तो उसमें उसने पार्ट नहीं लिया था, वो वेंट से कहीं और चला गया था। अपने प्रॉप्स में मॉडिफिकेशन करने के बाद वो अपने दोस्त कावेल को बुलाता है, जिसकी मदद से वो हालसी को वैनिश कर देता है उस प्राइमोडियल सी का वाटर का यूज करके। लेकिन जब लिनी टनल से वापस आया वो चाहता था कि वो सारा क्रेडिट खुद रख ले, इसीलिए जो उसका दोस्त था यानी कावेल, वो लिनी उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसके बाद उसने कावेल को एज अ टूल यूज किया। पहले तो उसे बेहोश करके उस बॉक्स में डाल दिया और फिर सारा मर्डर का ब्लेम उस पर डाल दिया ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो असली विक्टिम नहीं है, यानी कि वो असली क्रिमिनल नहीं है बल्कि कावेल था जो कि अब मर भी चुका है और जनता अब उसका कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो पहले ही नहीं पूछ चुका है। और लास्ट में फुरीना ये भी कहती कि फटुइस तो वैसे भी इन सारी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना मिस्टर लिनी। और जब ये पूरी पिक्चर फुरीना लोगों के सामने रखती है तो जनता फिर से उसके साथ हो जाती है और जो ऑरेट्रीस होता है वो भी उसके साथ हो जाता है, यानी कि ट्रायल में फिर से फुरीना जीतने लग गई है। फुरीना कहती है कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है और मेरी जो रीजनिंग है वो भी काफ़ी परफेक्ट है। मेरे ख्याल से यही है इस ट्रायल का असली फिनाले। और फिर क्या, फुरीना निवेलेट से जस्टिस सुनाने को कहने ही वाली थी लेकिन तभी नाविया बीच में आ जाती जो कि कहती है मुझे माफ़ करिएगा कि मैं बीच में बोल रही हूँ। नाविया कहती कि लेकिन टेंशन ना लो, मेरे पास एक गुड रीज़न है इसलिए मैं सब चीज़ों को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सारे लोगों को एक छोटा सा मैजिक ट्रिक दिखाने आई हूँ और मैं तुम लोग को एक ऐसी मैजिक ट्रिक दिखाने वाली हूँ जिसमें जो यंग वुमेन जो कि डिसअपियर हो चुकी है लिनी के केस से, उसको मैं पलक झपकते ही सबके सामने ले आऊँगी। फिर क्या, तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि नाविया के जो दोनों बॉडीगार्ड्स थे वो एक बॉक्स को लेके आते हैं और फिर क्या उस बॉक्स के ऊपर फोकस होता है और जैसे ही इस बॉक्स को हम लोग खोलते हैं उसके अंदर हेल से निकल के आती वही लड़की जो कि लिनी के शो से गायब हो गई थी। फिर क्या, जनता हालसी को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, अरे ये तो वही लड़की है जो कि लिनी के शो से गायब हो गई थी जब लिनी ने उसे चूज किया था। तो यानी कि पानी की मदद से लोग डिसअपियर हो सकते हैं और डिसॉल्व हो सकते हैं, क्या ये बात सच नहीं है? हालसी कहती कि मैं यहाँ पे इसलिए आ गई क्योंकि इस पर्सन यानी नाविया ने मुझसे कहा था कि अगर मैं सबके सामने आ जाऊंगी तो मैं अगर जेल में जाऊंगी तो मेरी सजा कम से कम हो सकती है। हालसी ये भी कहती कि मैं इन सारे लोग से छुप के बैठी थी जब ट्रायल चल रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये सारे लोग मुझको तो ट्रायल के अंदर नहीं लेके आ जाएंगे और मैं बस खुशी हो रही थी कि कोई भी इंसान मुझे नोटिस नहीं कर पाया था, लेकिन स्टिल नाविया ने मुझे पकड़ लिया था। नाविया कहती कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी भूल की है। हाल से कहती कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ही वो हूँ जिसने कावेल को मार दिया था और मैं इसको एक्सेप्ट भी करती हूँ। फुरीना कहती क्या, लेकिन क्यों? हालसी कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम हालसी नहीं है और मेरा नाम है लिलियन और मैं फाउंटेन की नहीं हूँ, मैं बल्कि मॉन्स्टैट की हूँ। और मुझे पता चला था कि लिनी का जो शो है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं थी इसलिए मैंने किसी इंसान की टिकट चुरा ली थी और ऐसे ही मैं जीती हूँ, मैं चीज़ों को चुरा लेती हूँ और उसके बाद उन्हीं के ऊपर जीती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया था। और कुछ दिनों पहले किसी इंसान ने मुझे चोरी करते समय पकड़ लिया था और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लिनी ही थे। पायमन कहती कि हाँ ये चेहरा मुझे जाना पहचाना भी लग रहा है, ये तो वही चोर है। लिलियन कहती कि सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी वो नंबर सेलेक्टेड ने मुझे चूज कर लिया और फिर मुझे फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड की याद आ गई। वो जेल, वो एक तरह की जेल है और मैं बहुत ही ज़्यादा शौक थी अगर कोई भी मुझे पकड़ लेगा तो कोई इंसान मुझे फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड में डाल देगा, यानी उस जेल में डाल देगा। और इसीलिए जब इन लोगों ने मुझे मैजिक शो के लिए चूज़ कर लिया था, मैं हमेशा चाह रही थी कि मैं कैसे तो भी करके इस सिचुएशन से भाग जाऊँ, लेकिन जैसे ही मैं भागने की कोशिश कर रहा था कोई इंसान ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया था और वो भी बिना किसी रीज़न की वजह से। और फिर वही इंसान मेरे ऊपर कूद भी गया था और मुझे बेहोश करने की भी कोशिश किया था, तो मैंने भी उस इंसान को हल्के में नहीं लिया, मैंने उसको नॉकआउट कर दिया और फिर मैंने उसके उस बॉक्स के अंदर डाल दिया। लेकिन फिर मुझे ये समझ में आ गया था कि जो कांड मैंने किया उससे मैं भाग नहीं सकती, इसीलिए मैंने अपने क्लोथ्स को चेंज किया और फिर उस बॉक्स के अंदर छुप गया जहाँ पे पूरे मैजिक शो के प्रॉप्स रखे हुए थे। लिलियन कहती कि मुझे नहीं पता था कि जब मैं कावेल को उस बॉक्स के अंदर डाल दूंगी तो जो वाटर टैंक उसके ऊपर टंगा हुआ है वो उसके ऊपर आके गिर जाएगा। मुझे पक्का यकीन था कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता था। अगर मुझे ये चीज़ पता होती कि वो वाटर टैंक गिरने वाला है तो मैं कभी भी उसको नहीं डालती उस बॉक्स के अंदर। मैं भले एक चोर हूँ लेकिन मैं कभी
मर्डरर नहीं बन सकती। फिर क्या, जब हम लोग ये सारी चीजें सुन लेते हैं, अपना ट्रैवलर कहता है चलो अब हमारी हाइड्रो और कौन क्या कहना चाहती है इस चीज के ऊपर। फिर क्या, जब फुरीना ने अपनी स्टोरी प्रेजेंट की थी, अब हमारी बारी थी अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करने का। फिर क्या, हम लोग शुरू करते हैं अपनी गाथा बताना। पाइमन कहती कि जब लिलियन को मैजिक शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था तो लिलियन पैनिक हो गई थी बहुत ज्यादा, और उसका पैनिक और भी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि जब वो टनल के अंदर एंटर की तो किसी इंसान ने उसके ऊपर पानी डाल दिया था, और इसी वजह से जिस बॉक्स के अंदर वो थी उसके दरवाजे पे उसने लात मारा, जिसकी वजह से एक थक साउंड पैदा हुई थी जो कि हम लोगों ने सुनी थी। और वही आवाज सुनने के बाद काउवेल आता है टनल के अंदर ये देखने की ये आवाज कैसे आया। फिर वो देखता है कि जो लिलियन है वो एक्चुअली में उस पानी की मदद से डिसॉल्व नहीं हुई, और काउवेल को ये चीज़ नहीं पता था कि जो लिलियन है वो एक्चुअली में फाउंटेन से नहीं और बल्कि मॉन्स्टैट से, और उसको ये भी नहीं पता था कि वो एक थीफ है जो कि इस शो के अंदर आई है किसी इंसान का टिकट चुरा के। लेकिन काउवेल ने ये सोचा कि जो प्राइमोरियल सी का जो वाटर है उसका इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए उसने लिलियन को जकड़ के रख लिया था और वापस बॉक्स के अंदर डाल दिया था। लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम हो जाता है और लिलियन उसी को उल्टा पकड़ के मार के उस बॉक्स के अंदर डाल देती है। और लिलियन को क्योंकि वहाँ से भागना था इसीलिए वो अपना कपड़ा बदल लेती है और कॉस्ट्यूम ट्रंक के अंदर छुप जाती है और इंतजार करती है कि कब परफॉर्मेंस एंड और वो इस क्या कहते हैं ओपेरा हाउस के अंदर से भाग सके। अमन कहती कि लिलियन को ये भी पता था कि अगर वो यहाँ से भागना चाहेगी तो उसे गार्ड्स इंस्पेक्शन करेंगे, इसीलिए वो 2 दिन से यहाँ पे छुपी हुई थी, वो भी 2 दिन तक। नावे कहती कि हाँ वो 2 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा भूखी हो गई थी, इसीलिए जब मैंने जिस दिन ट्रैवलर्स के लिए मैकरॉन बनाए थे तो उनमें से 2 मैकरॉन एक्चुअली में मिस लिलियन ने चोरी कर लिए थे, और सारा ब्लेम हम लोगों ने उस समय पाइमॉन के ऊपर डाल दिया था। वैसे फिर क्या, जो जनता बैठी होती है क्या कहते हैं ओपेरा एक्लिप्स के अंदर, वो भी कहती है अच्छा तो ये है एक्चुअली में पूरी कहानी इस सब के पीछे, और जनता बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस चल रही है, जैसे कोई मूवी का एक्ट या फिर कोई शो चल रहा हो। सो तुम देख ही सकते हो कि कैसे फाउंटेन के लोग ट्रायल्स को एज ए एंटरटेनमेंट शोज की तरह लिया करते हैं। और ओरेट्रीज भी लिनी की साइड आ जाता है। निवलेट पूछता है लेडी फुरीना अब अगर कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं, अभी भी टाइम है। फुरीना फिर अटक जाती है और वो वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन तभी निवलेट कहता है लेडी फुरीना मैं आपको बता दूं ये ट्रायल अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, और यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करिएगा, जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकती। फुरीना कहती है कि हाँ ठीक है मुझे और बहस नहीं करनी, मैं अपनी हार मंजूर करती, लेकिन तुम मुझे यहाँ से थोड़ी सी इज्जत से जाने दे सकते हो अब। फिर क्या, निवलेट कहता है कि फाइनल डिसीजन देने से पहले मैं एक पूरे तरीके से इस केस का एक रिकैप देना चाहता हूँ सबको। निवलेट कहता है तो जो एक्चुअल प्रेडेटर था इस सीरियल डिसअपीयरिंग केस का वो था काउवेल, और उसने अपना एक नेक्स्ट विक्टिम चूज कर भी लिया था, वो भी ऑडियंस की साइड से। और फिर अपने क्या कहते हैं अपने क्राइम के करते समय अपने एविडेंस को मिटाने के लिए उसने परफॉर्मेंस के ऊपर ये वाटर टैंक क्या कहते हैं टांग दिया था, ताकि जब वो अपना कांड कर दे तो वो वाटर टैंक उसके ऊपर गिरा दे, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि जो यंग वुमेन है वो एक्चुअली में पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई है। और इसी चीज को करने के लिए उसने जो वाटर टैंक की जो रस्सी है उसके साथ भी छेड़खानी की थी। उस रस्सी को उसने एक बहुत ही पतले फाइबर वाली रस्सी से रिप्लेस कर दिया था, और जो परफॉर्मेंस के वक्त जो पटाखे फूटे जा रहे थे उसकी मदद से उसने उस रस्सी को काटने की भी पूरी प्लानिंग करके रखी थी। और उसके बाद जो प्राइमोडियल वाटर था तो जो बॉक्स के अंदर जो बलून्स थे उसके अंदर उसने वो प्राइमोडियल वाटर डाल दिया था, ताकि जैसे ही वो बलून फूटे उसके अंदर से पानी गिरे और जो लड़की इस बॉक्स के अंदर है वो पानी के वजह से डिसॉल्व हो जाए। और इसी बॉक्स को उसी बलून्स को फोड़ने के लिए उसने एक हुक की भी तैयारी की थी, ताकि वो बलून्स फूट जाए और पानी उसमें से गिर जाए उस लड़की के ऊपर, वो लड़की डिसॉल्व हो जाए उसमें। और ऐसा ही बिल्कुल होता भी है, जैसे ही लिनियन को बॉक्स के अंदर डालता है बॉक्स नीचे जाता है, वो हुक तभी सारे बलून्स को फोड़ देता है और बलून्स के अंदर जो पानी था वो लिनियन के ऊपर गिर जाता, जिससे लिनियन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। अगर सारी चीजें काउवेल के प्लान के हिसाब से गई होती तो जो यंग वुमेन थी वो डिसॉल्व हो जाती पानी के साथ, लेकिन लिनियन फाउंटेन की नहीं थी और इसी वजह से वो डिसॉल्व नहीं हुई। और क्योंकि वो पैनिक हो गई थी उस पानी की वजह से उसने लात मार के उस दरवाजे को खोल दिया बॉक्स के, इससे एक बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड पैदा हुई थी, जिसे हम लोग द थक साउंड भी कह सकते हैं। और जब उसने वो थक साउंड सुनी तो काउवेल खुद टनल के अंदर आया और वो लिनियन से मिला। वो सोचा कि जो वाटर है उसको क्या कहते हैं इफेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो लिनियन को पकड़ लेता है। लेकिन लिनियन क्योंकि जो पहले से पैनिक थी वो काउवेल को नॉक कर देती है और उस बॉक्स के अंदर डाल के खुद अपने कपड़े बदल के भाग जाती है। और जैसे कि मिस्टर लिनी ने बताया था कि जब ये सारा कांड हुआ था तो वो बेसमेंट में था, जहाँ पे वो ऑरेट्रीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने गया था अपना, और इसी वजह से उसको ना कोई आवाज़ सुनाई दी और जो कांड वहाँ पे है उसके बारे में भी मिस्टर लिनी को कुछ भी नहीं पता चला। और इन सारी चीज़ को देखने के बाद हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं
लिनी जो कि अक्यूज किए गए थे सीरियल डिसअपीयरिंग केस के लिए, वो है इनोसेंट। फिर क्या नेविलेट कहता है कि अब फाइनल डिसीजन मैं ऑरेट्रीज के ऊपर छोड़ देता हूँ। फिर क्या ऑरेट्रीज अपना डिक्लेरेशन देता है, नेविलेट उसको पढ़ता है और लिख के आता है कि मिस्टर लिनी और लिनेट ऑफिशियली नॉट गिल्टी हैं, यानी वो गिल्टी नहीं है। और इस केस को हम लोग यानी हमारा ट्रैवलर और हमारी पाइमॉन जीत जाती है। लेकिन नेविलेट उस गार्ड से पूछता कि आखिर में तुमने प्राइमोरियल सी का वाटर लिनी के बैग से कैसे पाया। फुरीना भी कहती कि हाँ, अगर तुम उस चीज़ को बीच में ना लाए होते तो मुझे कन्फ्यूजन ना होती और मैं किसी इनोसेंट आदमी पे फालतू के एक्यूजेशन ना लगाती। और नेविलेट भी कहता है कि हाँ, कावल के नोट्स में ये भी लिखा था कि उसका एक दोस्त था जो उसको इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। वो लिनी अगर नहीं है तो यानी कि इसका मतलब वो तुम हो, है ना। और वो जो गार्ड होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। नेविलेट कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें पता ही होगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सज़ा कम हो जाए तो तुम्हें क्या करना है। वो गार्ड कहता है कि मैं बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। वो गार्ड कहता है कि हमारा काम ये था कि ये सारा सीरियल डिसअपीयरिंग केस का जो ब्लेम है वो मैं लिनी के ऊपर डाल दूं और इससे जो फटुई है उनका भी फॉल हो जाए। और हमारे ऊपर जो हमारे बॉस है उन लोगों ने कहा था ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ये चीज़ करने के लिए। नेविलेट कहता है अब जब जाके तुम्हारा प्लान फॉल हो गया है और तुम्हारा पूरा पर्दा फाश हो चुका है तो तुम अपने हायर अप्स को बताने के लिए तब भी तुम ट्राई कर रहे हो कि लिनी को कैसे तो भी करके फंसा दो, है ना। नेविलेट कहता है तुम्हारे जो भी बॉस है मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें ये जो गार्ड्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी देने के लिए तैयार हूँ। वो गार्ड कहता है ठीक है, मैं आपको वो सारी चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ जो मुझे पता है। वो गार्ड कहता है कि हमारे बॉस को ये पता चला है कि जो वाटर है वो एक्चुअली में लोगों को डिसॉल्व कर सकता है और इस लिक्विड को हम लोग एज अ पोशन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग इसका छोटा अमाउंट लेके भी लोगों को डिसॉल्व कर सकें। कहता है कि हम लोग इस बिज़नेस में काफ़ी समय से थे और हम लोगों ने इस बिज़नेस से काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बना लिया। फोंटेन में पिछले 20 सालों से जितनी भी लड़कियां गायब हुई वो सारा बॉस का ही करा धरा और जैसे ही वो अपने बॉस का नाम लेने ही वाला था तभी ये हुआ, वो इंसान सारे लोगों के सामने पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और ओपेरा एक्लिप्स के अंदर जितने भी लोग थे, नेविलेट, फुरीना, नाविया, लिनी, लिनेट, ट्रैवलर और जो भी जनता वहाँ पे बैठी थी वो सारे लोग एकदम शॉक में चले गए कि आखिर में उनके सामने एक इंसान पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। नेविलेट सारे गार्ड से कहता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे हुई उसको सबमिट करो और सब लोग जल्दी से इन्वेस्टिगेशन और सस्पेक्शन करना शुरू कर दो। फिर क्या हम लोग पीछे जाते हैं जहाँ पे लिनी, लिनेट आते हैं जो कि ट्रैवलर से कहते हैं कि थैंक यू सो मच कि तुमने हम लोग को यहाँ पे बचा लिया और मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ, वो भी अपने तरह दिल से। लिनी कहता है कि भले मैं एक फटुई हूँ तब भी हमारे जो गोल है हाउस ऑफ द हार्थ के वो मेरे जैसे अनाथ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से हमारी जो फादर है जिनको तुम द नेव के नाम से भी जानते होगे वो हम लोग को अप्रोच किया, हम लोग को रिक्रूट किया ताकि वो अपने प्लान को ऐसे सक्सेसफुल कर सकें। पाइमॉन कहती द नेव जो कि पूरे हाउस ऑफ द हार्थ पे कंट्रोल रखती है, यानी वो तुम्हारी फादर है। लिनी कहता है कि अब हम लोग यहाँ पे है ही तो अगर मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ तो तुम्हें कोई वो क्या कहते हैं दिक्कत तो नहीं ना। जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो लिनेट और मैं हम लोगों को रात भर स्ट्रीट्स पे टहलना पड़ता था और हम लोग बस एक तरह के बंजारों की तरह इधर उधर घुमा करते थे, खाने के लिए तरसते थे, पानी के लिए भी तरसा करते थे दिन रात। और हम लोग अपने खाने पीने का पैसा बहुत ही मुश्किल से ही इकट्ठा कर पाते थे, छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स दिखा के लोगों को, वो भी रोड पे। फिर क्या धीरे धीरे करके मेरी छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स एक्चुअली में लोगों को अच्छी लगने लगी थी, मैंने धीरे धीरे एक नाम कमा लिया था। फिर एक छोटी सी फैमिली ने लिनी यानी मुझे और लिनेट को अडॉप्ट भी कर लिया था और फिर हम लोगों ने एक बड़ी सी जगह पे अपना मैजिक शो किया था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि मैं तो घर पहुंच गया था लेकिन लिनेट वहाँ पे नहीं थे। हमारे जो अडॉप्टिव फादर थे, मैंने उनसे पूछा कि आखिर में मेरी बहन लिनेट कहाँ पे गई है। तो उसने कहा कि जब तुम लोग मैजिक शो कर रहे थे तो एक बहुत ही अमीर आदमी को लिनेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी तो मैंने लिनेट उसे गिफ्ट कर दी और मेरे ख्याल से अब वो लिनेट को अपने घर ले गया है कुछ काम की वजह से। और अगर मैं तुम्हें ना बता के भी बताऊं तो कितना ज़्यादा डार्क काम होने वाला है वो लोग मेरे ख्याल से अब तुम लोग समझ ही गए होगे, तो मुझे वो चीज़ पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और गेम के अंदर भी वो चीज़ पूरी नहीं बताई जाती, लेकिन तुम स्टिल अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस है कि आखिर में कोई लोग अगर किसी इंसान को गिफ्ट में दे देते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, तो तुम देख ही सकते हो कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा डार्क हो जाती है यहाँ पे और लिनेट के साथ कितना ज़्यादा बुरा होने वाला था वहाँ पे। फिर क्या मैं भागते भागते उस जगह गया जहाँ पे उस इंसान ने मेरी बहन लिनेट को गिफ्ट के तौर पे दे दिया था और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बस एक जगह थी जहाँ पे बस खून ही खून पूरी तरह बिखरा हुआ था और वहाँ पूरा अंधेरा था और बीचों बीच वहाँ पे द नेव खड़ी हुई थी।
और द नेव ने समहाउ मेरी बहन को उस घटिया इंसान से बचा लिया था। और द नेव ने मेरी बहन को ही नहीं बताया बल्कि उस घटिया इंसान के बेसमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्फन लड़कियां कैद की गई होती, उन सबको भी उसने बचाया। और मेरी जो फादर हैं यानी कि मेरा मतलब द नेव, उन्होंने मुझ में कुछ देखा, इसीलिए उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया। कहती हैं द हाउस ऑफ द हार्ट वेलकम्स यू, और यहाँ पे जो तुम्हारे मोटिव्स हैं वो हमारे भी मोटिव्स हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तुम्हारा कभी भी धोखा नहीं देंगे, और हम लोग एज अ फैमिली यहाँ पे रहने वाले हैं। लेनी कहता पहले तो मैंने उनके ऑफ़र को लेने से पहले बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट किया था, क्योंकि मुझे पहले ही मेरे जो अडॉप्टेड मदर फादर थे उन्होंने बिट्रे कर दिया था, लेकिन स्टिल द नेव ने मेरी बहन को बचा लिया था उस घटिया इंसान से, और इसीलिए मैं उनका बहुत ज़्यादा तरह दिल से थैंक्स करना चाहता था। पायमन कहती अच्छा इसी वजह से तुमने हाउस ऑफ द हार्ट को ज्वाइन कर लिया था। तो अपना ट्रायल कहता सो मेरे ख्याल से द नेव को भी हाइड्रो ऑर्गन का नोसिस ही चाहिए होगा। लेनी कहता है उनका कुछ अलग ही प्लान है। लेनी कहता है कि द नेव को द सरेवित्सा से परमिशन मिल चुकी है कि अगर उन्हें द नोसिस मिलता है तो उसकी पावर्स को यूज़ करके जो फाउंटेन के ऊपर जो भविष्यवाणी की गई यानी कि जो प्रोफेसी जो आपदा आने वाली है उसको रोकने के लिए वो उसे यूज़ करने वाली हैं, ताकि वो फाउंटेन और उसके लोगों को बचा सके। और मैं अगर तुम्हें बताऊं तो द नेव का जो पूरा हाउस ऑफ द हार्ट है वो पूरी कोशिश कर रही है यानी कि उस प्रोफेसी को रोकने के लिए, जहाँ पे फाउंटेन पूरा पानी के अंदर चला जाएगा और हाइड्रो ऑर्गन होगी जो कि अपने थ्रोन पे बैठ के रोएंगी। और पूरा हाउस ऑफ द हार्ट लगा हुआ है फाउंटेन को और उनके लोगों को बचाने के लिए उस प्रोफेसी से। और आज हम लोगों ने जो देखा यानी उस इंसान को वाटर में डिसॉल्व होते हुए हम लोगों ने देखा, ये चीज़ उस प्रोफेसी को और भी ज़्यादा डोमिनेट करती है, और इस हिसाब से वो प्रोफेसी बहुत ही जल्द हम लोग के ऊपर कभी भी आ सकती है। लेनी कहता हाउस ऑफ द हार्ट के सारे लोग और हमारी जो लेडी आर्लेकिनो है वो भी फाउंटेन की है, और हम लोग हमारे नेशन को बचाना चाहते हैं। पायमन कहती अच्छा यानी कि जो मैजिक पॉकेट्स तुम उस समय दे रहे थे और इस समय जो आर्लेकिनो है वो जो नोसिस को चुराना चाहती, वो सारी चीज़ें उस प्रोफेसी को रोकने के लिए की जा रही है। तो अपना ट्रैवलर भी कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा गलत समझ बैठा था, तुम लोग तो अच्छे इंसान निकले। लिनी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा लिनी ही रहूँगा, अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। फिर क्या हम लोग वहाँ से चले जाते हैं हॉल में, और तभी वहाँ पे नावे आ जाती जो कि कहती अरे यार तुम लोग कहाँ पे गायब हो गए थे। नावे कहती मेरे ख्याल से तुम्हें भी पता होगा ये चीज़ जो हम लोग के सामने अभी हुई वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, और मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं सीरियल डिसअपीयरिंग केस को सॉल्व करने के। फिर क्या अपना ट्रैवलर कहता है मुझे माफ़ करना नावे, लेकिन मैं बस यहाँ पे लिनी को डिफेंड करने आया था, मैं और ज़्यादा इस झमेले में नहीं फंसना चाहता हूँ। वैसे भी हम लोग के सामने एक नया एविडेंस आ ही चुका है, तो हाइड्रो ऑर्गन के जितने भी लोग हैं वो इस केस को अब मेरे ख्याल से फाइनली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हमारे इन्वॉल्वमेंट के। नावे कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे ख्याल से मैंने तुम लोग के ऊपर फालतू में इतना ज़्यादा फोर्सफुली ये केस डालने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से तुम लोग बस एक ट्रैवलर हो जो कि बस फाउंटेन के अंदर आए हो। नावे कहती है लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेट करने में और ट्रायल देखने में, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा। फिर क्या जाने से पहले नाविया कहती है कि चलो हम लोग एक फेयरवेल मील कर लेते, फिर क्या हम लोग नाविया के साथ बैठ के खाते, और यहीं पे फाउंटेन का एक्ट 1 आके ख़त्म हो जाता है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हाँ मुझे पता है कि ये वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, और मैंने इस चीज़ के बारे में तुम लोग को अपने कम्युनिटी पोस्ट में बताया भी था कि कैसे मेरा पीसी ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन चलो अब यहाँ तक अगर वीडियो देख ली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।